इकाई 1 प्रेमचंद का परिचय और साहित्य। प्रश्न नंबर 1, प्रेमचंद के जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल और माता का नाम आनंदी देवी था। उनके पिता डाकखाने में मुंशी का काम करते थे, शायद इसलिए उनके नाम के साथ मुंशी शब्द जुड़ा। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। स्कूल में भी उनका यही नाम लिखवाया गया था, लेकिन साहित्य जीवन की शुरुआत होने पर उन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा। शुरुआत में उन्होंने कुछ उर्दू कहानियाँ इसी नाम से लिखीं। जब वे 8 वर्ष के थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ से प्रेमचंद की अनबन रहती थी। उसके बाद प्रेमचंद ने भी विवाह कर लिया, लेकिन पत्नी के विचारों से प्रेमचंद का मेल ना हो सका और घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हुई। प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह कर लिया, जो जीवन भर उनके साथ रहीं। कुछ समय बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया और परिवार की जिम्मेदारी प्रेमचंद पर आ गई। प्रेमचंद 2 पुत्रों और 1 पुत्री के पिता बने। बेटों को उन्होंने ज़्यादा शिक्षा दी, जबकि बेटी को कम पढ़ाया और इसका विवाह कर दिया। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा मदरसे में हुई। शुरुआत में लेखन का कार्य भी उन्होंने उर्दू में ही किया। उनकी पहली रचना ओलिवर क्रॉमवेल की जीवनी मानी जाती है, जो 1903 में ज़माना नाम के समाचार पत्र में छपी। 1909 में उनका पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन छपा, जिसमें देश प्रेम की भावना को बेहद भावुक ढंग से पेश किया गया। उस समय की अंग्रेजी सरकार को जब इस कहानी संग्रह का पता चला तो उन्होंने अदालत में बुलाकर प्रेमचंद को डांटा। धनपत राय श्रीवास्तव को नवाब राय बनकर कहानियां लिखने के लिए सख्ती से मना किया गया और उनका कहानी संग्रह सोज़े वतन जब्त कर लिया गया। प्रेमचंद सरकारी नौकरी करते थे और अब इन दोनों ही नामों से देशभक्ति की रचनाएं लिखना संभव नहीं था। इसलिए एक नए नाम की खोज हुई और उन्होंने अपने मित्र दया नारायण की मदद से अपना नाम प्रेमचंद रख लिया। इस नाम से उन्होंने पहली रचना बड़े घर की बेटी 1910 में लिखी। क्वींस कॉलेज बनारस से उन्होंने 10वीं कक्षा पास की। बाद में वे सहायक शिक्षक बने और कई शहरों में उनका तबादला होता रहा। प्रेमचंद को बचपन से पढ़ने का शौक था। स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने सैकड़ों उपन्यास और पुस्तकें पढ़ीं। उन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों में ही समान रूप से रचनाएं लिखीं। प्रेमचंद ने जब बीए की पढ़ाई पूरी की तो उनकी तरक्की हुई और उन्हें स्कूल इंस्पेक्टर बना दिया गया। धीरे धीरे समय बीता। गांधी जी जनता के सर्वमान्य नेता बन गए। उन्होंने देश में असहयोग आंदोलन का प्रचार किया। इसी दौरान गांधी जी इलाहाबाद आए, जहां 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जनसभा को संबोधित किया। स्वयं प्रेमचंद इस सभा में मौजूद थे। गांधी जी ने लोगों को सरकार से असहयोग की अपील की। इसका प्रेमचंद पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी अपनी पत्नी से सलाह करके 15 फरवरी 1921 को उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद प्रेमचंद ने गांधी जी के चरखे का प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मारवाड़ी, काशी और कानपुर जैसे स्थानों पर अध्यापक के तौर पर नौकरी की। कुछ दिनों तक उन्होंने मर्यादा पत्रिका का भी संपादन किया। 1923 में उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस की स्थापना की। बाद में उन्होंने सभी लोगों का पैसा वापस करके प्रेस में हिस्सेदारी खत्म कर दी और अकेले प्रेस के मालिक बने। यहाँ से उन्होंने हंस और जागरण जैसे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। इस दौरान उन्होंने लेखन का कार्य भी जारी रखा। वे उर्दू में लिखते थे और फिर खुद ही उसे हिंदी में भी अनुवाद करते थे। सेवा सदन और बाज़ारे हुस्न जैसी रचनाओं ने हिंदी जगत में धूम मचा दी। प्रेमचंद अब धीरे धीरे हिंदी साहित्य में आने लगे थे। सरस्वती प्रेस बनारस में चल रही थी और प्रेमचंद का लखनऊ आना जाना लगा रहता था। इस दौरान वे मशहूर हिंदी पत्रिका माधुरी के संपादक भी बनाए गए।
1924 में अलवर के राजा ने प्रेमचंद को अपनी रियासत में बुलाया। उन्हें 400 रुपये मासिक वेतन और बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सभी देने का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रेमचंद ने बड़ी नरमी के साथ ठुकरा दिया। इसी तरह अंग्रेज सरकार उन्हें राय साहब का खिताब देना चाहती थी, इसे भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। प्रेमचंद के मन में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के प्रति समान भाव था और वे इन दोनों भाषाओं की एकेडमी बनाना चाहते थे। 1927 में हिंदुस्तानी एकेडमी का उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रेमचंद काउंसिल के सदस्य थे। इसी एकेडमी ने प्रेमचंद को रंगभूमि उपन्यास के लिए 500 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। धीरे धीरे प्रेमचंद हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक बन गए और उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। प्रेमचंद पर जीवन में 2 गंभीर आरोप भी लगे। पहला, उनके उपन्यासों रंगभूमि और प्रेम आश्रम को वैनिटी फेयर और रिजेक्शन नामी अंग्रेजी उपन्यासों की नकल बताया गया। दूसरा ये कि वे ब्राह्मण विरोधी हैं और घृणा का प्रचार करते हैं। फरवरी 1928 में माधुरी में प्रकाशित हुई कहानी पंडित मोटेराम शास्त्री पर किसी शास्त्री जी ने मानहानि का मुकदमा भी किया, लेकिन वह मुकदमा अदालत में खारिज कर दिया गया। 1931 में प्रेमचंद ने माधुरी का संपादन छोड़ दिया। 8 अक्टूबर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। मंगलसूत्र उनका अंतिम उपन्यास था। प्रश्न नंबर 2, प्रेमचंद के उपन्यासों की सामान्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, प्रेमचंद के लेखन का काल 1903 से 1936 के बीच रहा। इस काल में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई आंदोलन चलाए गए, जिसका प्रभाव प्रेमचंद के लेखन पर पड़ा। समाज सुधार, देश का उत्थान तथा अंग्रेज जमींदारों के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों का असर प्रेमचंद की रचनाओं में भी देखने को मिलता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत भावों का चित्रण करने के बजाय प्रेमचंद मानसिक भावों का चित्रण करते हैं। प्रेमचंद समाज और उसकी समस्याओं को ध्यान में रखकर रचना करते हैं। वे समाज की किसी एक बुराई को चुनते हैं और पूरी कहानी उस बुराई या समस्या पर लिख देते हैं। कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। उदाहरण के लिए उनकी रचना सेवा सदन के माध्यम से वे दहेज और उससे उत्पन्न समस्या का वर्णन करते हैं, जबकि प्रेमाश्रम में वे किसानों के शोषण की समस्या का जिक्र करते हैं। प्रेमचंद अपने उपन्यासों की मदद से जन शिक्षण का कार्य भी करते हैं। उस समय समाचार पत्रों का प्रकाशन बहुत कम था। लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने और पढ़ने की सामग्री या साधन बहुत कम थे। ऐसे में लेखकों द्वारा लिखी गई रचनाएं इस कार्य को पूरा करती थीं। प्रेमचंद समाज सुधार के लेखक थे। वे हमेशा समाज के असहाय, पीड़ित और मूक वर्ग की समस्याओं को उजागर करते हुए अपनी रचनाएं लिखते थे। उनके साहित्य में किसान, दलितों और मध्यवर्गीय स्त्रियों की कथाएं खूब देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। किसी अन्य लेखक को यह उपाधि प्राप्त न हो सकी। उनके कुछ प्रमुख उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहला, वरदान। यह प्रेमचंद का सामाजिक धार्मिक उपन्यास है। उपन्यास की कहानी में एक महिला अष्टभुज देवी से प्रार्थना करके वरदान मांगती है कि उसे ऐसा पुत्र हो जो देश का उपकार और कल्याण करे। उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम प्रताप चंद्र रखा जाता है। ये पुत्र बड़ा होकर सन्यासी बन जाता है और स्वामी बालाजी के नाम से मशहूर होता है। इस कहानी का उद्देश्य है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत आराम छोड़कर देश की सेवा करनी चाहिए। नंबर 2 है सेवा सदन। इस उपन्यास को प्रेमचंद बाजारे हुस्न नाम से उर्दू में पहले ही लिख चुके थे। बाद में यह उपन्यास हिंदी में सेवा सदन के नाम से प्रकाशित हुआ। उर्दू में इसको इतनी प्रशंसा नहीं मिली जितनी कि हिंदी में प्राप्त हुई। इसकी कथा इस प्रकार है। एक ईमानदार पुलिस अफसर अपनी बेटी के विवाह के लिए रिश्वत लेने का फैसला करता है, लेकिन रिश्वत के जुर्म में पकड़ा जाता है। बेटी का रिश्ता टूट जाता है और मजबूरन उसका विवाह पहले से शादीशुदा यानी विधुर गजाधर से हो जाता है।
आर्थिक तंगी और गृह कलेश के कारण गजाधर उसे घर से निकाल देता है। वे एक वेश्या के घर आश्रय प्राप्त करती है और वेश्या बन जाती है। अंत में गजाधर को अपने किए पर पश्चाताप होता है और अपनी पत्नी को वापस अपना लेता है। इसके बाद वे दोनों वेश्या समाज के कल्याण में जीवन गुजार देते हैं। तीसरे नंबर पर है प्रेमाश्रम। यह उपन्यास 1922 में प्रकाशित हुआ। इसमें अंग्रेजी शासन के दौरान किसानों के जीवन का वर्णन किया गया है। ज्ञान शंकर और प्रेम शंकर दो पात्र हैं। ज्ञान शंकर जमींदार है जबकि प्रेम शंकर किसानों की समस्या को ध्यान में रखकर उनके लिए प्रेमाश्रम की स्थापना करता है। कहानी के अंत में ज्ञान शंकर का पुत्र माया शंकर जमींदारी से इस्तीफा दे देता है और किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने में लग जाता है। चौथे नंबर पर है रंगभूमि। यह उपन्यास सन 1925 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास पहले हिंदी में और बाद में उर्दू में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास का मुख्य पात्र एक अंधा भिखारी सूरदास है। उसकी जमीन को एक उद्योगपति जॉन सेवक लेना चाहता है। सूरदास इस पर राजी नहीं है। इस मामले में संघर्ष और आंदोलन होते हैं। दो दल बन जाते हैं। एक दल जॉन सेवक का पक्ष लेता है जबकि दूसरा दल सूरदास के साथ है। अखबार वाले और यहाँ तक कि सरकार भी जॉन सेवक के साथ हैं। आखिरकार सूरदास मारा जाता है। उसकी ज़मीन पर जॉन सेवक का कारखाना खुल जाता है और नगरीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। पांचवें नंबर पर है निर्मला। यह उपन्यास चांद पत्रिका में 1925 से 1926 तक प्रकाशित हुआ। दहेज प्रथा के कारण या दहेज ना दे पाने के कारण होने वाले बेमेल विवाह का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। उपन्यास की मुख्य पात्र निर्मला है जिसका बेमेल विवाह एक वृद्ध व्यक्ति से हो जाता है और इस कारण घुट घुट कर उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है। निर्मला खुद पर होने वाले अत्याचारों का विरोध नहीं करती और भाग्य का लेखा मानकर अपने जीवन को स्वीकार करती है।